हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को लाइफ से रिलेटेड कुछ बात बताया था कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे अपने गोल को अचीव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें जो हमने सिलेबस आपको बताया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग एक चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं और ऐसे हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक, बिल्कुल अच्छा तरीके से समझ के एक एक टर्म को हम लोग पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे मैं कोई भी आपको डिफ़िकल्ट टर्म या वर्ड नहीं पढ़ाऊँगा, मैं हर एक चीज़, नए चीज़ को आपको सिखाऊँगा। आप नाइन्थ और टेंथ में जो पढ़ के आए हैं बस उसी का आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करके आपको हर एक नए चीज़ को सीखना है। क्लास 11th में आने से आपको 9th और 10th का जो आपने पढ़ा हुआ है ना उसी का एप्लीकेशन करके नए टर्म को सीखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो यूनिट फर्स्ट है। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट का नेम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये जो है यूनिट फर्स्ट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ। और इसके अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट, उसका नेम है द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर का नेम हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, ऑलरेडी आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आपको टॉपिक दिया रहेगा कि किस चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस साल कोविड-19 के कारण सिलेबस के अंदर से 30% पार्ट को रिड्यूस कर दिया है। तो थोड़ा हम लोग को देखते चलना है हर एक चैप्टर से कि कौन कौन सी टॉपिक को पढ़ना है। मैं यहाँ पे उसी टॉपिक को मेंशन करूँगा जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है, और इसी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो हम लोग टॉपिक्स को नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर से। टॉपिक, यहाँ पे टॉपिक्स देख लेते हैं, टॉपिक्स कौन कौन सा हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक्स है, देखिए बुक्स के अंदर, मतलब जो आपका जो सिलेबस बना है उसके अंदर जो टॉपिक दिया उसी को मैं मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है व्हाट इज, फर्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इस मार्कर से, व्हाट इज लिविंग। ये फर्स्ट टॉपिक है। आप इसको क्वेश्चन समझ लीजिए या इसको टॉपिक समझ लीजिए। फर्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देने का क्या मीनिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देने का मीनिंग ये है कि आपको लिविंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना है। तो यहाँ पे टॉपिक्स में फर्स्ट टॉपिक हो गया व्हाट इज लिविंग। सेकेंड जो टॉपिक पढ़ना है डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, ये पढ़ना है टॉपिक बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़ना है। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक पढ़ना है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। इसके बारे में मैं बताऊंगा, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में एक्चुअली क्या क्या आ जाता है, इसमें देखिए 3 डोमेन्स में आपको 3 चीज़ के बारे में पढ़ना होगा। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में आपको 3 चीज़ के बारे में पढ़ना होगा। 3 टॉपिक, मतलब 3 जो टर्म है, 3 टर्म्स को सीखना होगा। किसमें? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में। जो फर्स्ट टर्म होगा दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट जो टर्म होगा आइडेंटिफिकेशन होगा। सेकेंड जो टर्म होगा नोमेनक्लेचर होगा। और जो थर्ड टर्म होगा वो होगा क्लासिफिकेशन। और ध्यान रखिएगा, इस 3 टर्म का हम लोग स्टडी जो है ना किसके अंदर करते हैं, ये जो 3 टर्म्स है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। किसके अंदर? टैक्सोनॉमी। मैं पढ़ाऊंगा डिटेल आप लोगों को, तो उसमें हर एक टर्म को हम लोग सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मैं सिर्फ टॉपिक्स का भी बात कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छा से डील कर लेंगे। तो मतलब मैं फर्स्ट टॉपिक लिखा यहाँ पे
फर्स्ट टॉपिक लिखा व्हाट इज लिविंग, सेकंड टॉपिक लिखा बायोडाइवर्सिटी, थर्ड जो यहाँ पे टॉपिक लिखा 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जो फोर्थ टॉपिक है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसके बाद फोर्थ जो टॉपिक आप पढ़ेंगे यहाँ पे आपने देखा क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। फिर आप पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या चीज़ है मैं बताऊंगा। लास्ट जो टॉपिक है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, या सिंपल बोल सकते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, ये तो आपका टॉपिक रहा, चैप्टर फर्स्ट का ये टॉपिक रहा। हम लोगों को बात करना है फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज लिविंग। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझना है कि लिविंग किसको बोलते हैं, लिविंग के अंदर कौन कौन सा कैरेक्टर्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक होगा वो होगा लिविंग। क्या होगा, लिविंग। अब यहाँ पे लिविंग क्यों मैंने यहाँ पे लिविंग लिखा, या आप लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे व्हाट द लिविंग, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, ये आप लिख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस मैं करने जा रहा हूं, तो यहाँ पे व्हाट इज लिविंग मैंने लिख दिया। और ये टॉपिक लिखने का मीनिंग ये है, लिविंग किसको हम लोग बोलते हैं, व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, किसको हम लिविंग बोलेंगे। तो हम लोग लिविंग यहाँ पे हेडिंग कर लेंगे, और लिविंग के को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्पेशलाइज कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब लिविंग के अंदर ऐसा कैरेक्टर होगा जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं होगा, तो उससे हम लोग कंपैरिजन करके यहाँ समझ लेंगे लिविंग किसको बोलेंगे। तो लिविंग जो होगा ना, इट्स जनरली 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। लिविंग बींग्स ऐसे लिख सकते हैं, लिविंग बींग्स हैव 2 types of character, 2 types of characters, 2 types of characters। फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा डिफाइनिंग कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे कितना टर्म इसको लिए देंगे हम लोग। फर्स्ट जो बोलेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, और प्रॉपर्टीज इसको बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज, और इसी को बोल सकते हैं आप फीचर। क्या बोल सकते हैं, फीचर्स। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आप यूज कर सकते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, और इसको डिफाइनिंग फीचर्स भी आप बोल सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के अंदर आता है, डिफिनिट कैरेक्टर्स के अंदर आता है, या डिफिनिट प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। तो डिफाइन कैरेक्टर का मीनिंग ये होगा, ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ लिविंग के अंदर होगा, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होगा। दैट कैरेक्टर्स, या मैं लिख दूं यहाँ पे डिफिनीशन, दोज कैरेक्टर्स ओनली फाउंड इन लिविंग बींग्स। ऐसा कैरेक्टर्स जो सिर्फ लिविंग के अंदर होगा, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होगा। तो थोड़ा मेंशन कर लेते हैं कौन कौन सा कैरेक्टर जो होगा वो डिफाइंड कैरेक्टर्स होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर ले रहा हूँ, ए कर दे रहा हूँ। डिफाइनिंग कैरेक्टर में फर्स्ट ले रहा हूँ मैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट जो कैरेक्टर हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मीनिंग ये हो गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसका मीनिंग क्या हो गया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। स्टूडेंट्स, आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में क्या आ गया? एल्गी आ गया, फंजाई आ गया, बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, यहाँ पे वायरस क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस थोड़ा एक्सेप्शनली केस में है, लेकिन बैक्टीरिया का बात करें, फंगी का बात करें, एल्गी का बात करें, लाइकेंस का बात करें, दैट इज द माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका बॉडी किससे बना होगा? सेल से बना होगा। और इसको बहुत पहले रॉबर्ट हुक ने बोल दिया था। रॉबर्ट हुक ने सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। उसमें बहुत सारा साइंटिस्ट का नेम आता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है, डिफाइनिंग कैरेक्टर। डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा उसका बॉडी सेल से ही बना होगा, इसको बोलते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आइए हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर का बात करते हैं लिविंग के अंदर। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज करने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद से अच्छे से एक एक टॉपिक को आप अपने नोटबुक पे नोट करते जाइए, और जैसे क्लास ओपन होगा मैं आप लोग का नोटबुक देख लूँगा। अगर उससे कोई भी डाउट होगा तो मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। वैसे अभी के कंडीशन में, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको वीडियो सेंड किया जाएगा। कोई भी डाउट होने से, कोई भी प्रॉब्लम होने से आप तुरंत मैसेज करेंगे और उस मैसेज का 100% सोल्यूशन किया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड कैरेक्टर क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो डिफाइन प्रॉपर्टीज या डिफाइन कैरेक्टर्स के अंदर आता है। तो जो सेकेंड प्रॉपर्टीज होता है या सेकेंड जो डिफाइन कैरेक्टर होता है वो होता है कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्सिवनेस। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। यहाँ सेकेंड कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर वहाँ लिख दिया ना, सेकेंड कैरेक्टर यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, और इसी को बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। क्या बोलते हैं इसको? रेस्पॉन्सिवनेस। देखिए, कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्सिवनेस, इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्शस। आपने वर्ड सुना होगा कॉन्शस, कि आप इस वर्क के लिए कॉन्शस नहीं हो, आप इस वर्क के लिए कॉन्शस नहीं हो। तो ये कॉन्शस का मतलब क्या होता है? कि कोई भी चेंजिंग आपके आसपास हो रहा है या आपके अपने बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग हो रहा है, तो आप उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग आप अपने आप को कॉन्शस नहीं हो पा रहे हो। और कॉन्शस कब नहीं होगे? जब आपके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो प्रॉपर मैनर में नहीं होगा। मेटाबॉलिक फंक्शन बोले तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर कॉन्शस और रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करने वाला जो सेल्स है वो न्यूरॉन्स होता है, या उसको नर्व सेल बोलते हैं हम लोग। आप लोग 9th क्लास में न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, नर्व सेल का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। और ये जो न्यूरॉन्स होता है वो बॉडी के अंदर चेंजेज को कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस, या हमारे बॉडी के आसपास कोई भी एटमॉस्फेरिक चेंजेज हो रहा है तो हम उसको फीलिंग कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। जैसे सपोज मान के चलिए कि आप अपने स्टडी रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब बगल में किचन है, तो किचन के अंदर कोई वर्क या कोई फंक्शन हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, या खाना बन रहा है, या चाय बन रहा है, या कोई बातें कर रहा है, आपके पास से कोई बातें करते हुए गुजर गया, पास कर गया, तो आप तुरंत उसको फीलिंग कर लेते हैं कि मेरे पास से कोई गया है। तो इस फीलिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो होता है ऐसा प्रॉपर्टीज है, ऐसा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है कि जब होगा वो लिविंग के अंदर ही होगा, नॉन लिविंग के अंदर कॉन्शियसनेस का जो प्रॉपर्टीज है वो नहीं होता है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि स्टोन है, एक स्टोन है, और उस स्टोन को आप आग में रख दीजिए, क्या वो स्टोन चिल्ला के भागेगा कि अरे मैं जल रहा हूँ, मुझे भाग जाना चाहिए? स्टोन को कोई फीलिंग नहीं होगा। जैसे कोई वुड है, आप उसके अंदर आग लगा देते हो, फायर लगा दो, जलने लगता है, लेकिन वुड बोलता नहीं है कि मैं जल रहा हूँ, क्यों? उसके अंदर सेंस नहीं है। तो सेंस, कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्सिवनेस का मीनिंग होता है टू रिसीव द स्टिमुलाई और सेंस फॉर स्टिमुलाई। कॉन्शियसनेस मतलब सेंस फॉर, या ऐसे बोलूँ सेंस फॉर स्टिमुलाई, सेंस फॉर स्टिमुलाई। और मैं क्या बोलूँ? कॉन्शियस अबाउट, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हो गया? टू रिसीव
एनी स्टिमुलाई चेंज, मैंने क्या लिखा, टू रिसीव एनी स्टिमुलाई चेंज इन, और या मैं लिखूँ टू रिसीव एनी स्टिमुलाई फ्रॉम सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब सराउंडिंग्स के अंदर कोई भी चेंजिंग आ रहा है, कोई भी स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, चेंजेज अराउंड अस, चेंजेज अराउंड अस, हमारे बॉडी के चारों तरफ कोई भी अगर चेंजेज हो रहा है ना, तो उसको हम लोग स्टिमुलाई बोलेंगे, और उस स्टिमुलाई को बॉडी क्या करता है, रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद उसके अकॉर्डिंग्स बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्सिवनेस। एक कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूँ, अ पर्सन विच इज इन कोमा, अ पर्सन, जैसे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, अ पर्सन विच इज in under the coma, under the coma condition, coma condition, जैसे मैंने क्या लिखा, a person which is in under the coma condition, under the coma, coma क्या होता है, इसमें क्या होता है 90 to 99%, यहाँ पे 90 to 99% person in death condition, death stage, only 1% चांसेस रहता है क्या, सर्वाइव हो जाने का। कोमा ऐसा कंडीशन है, इसमें बिल्कुल क्या कर जाता है, पर्सन जो होता है वो सेंसलेस रहता है, रेस्पॉन्स को रिसीव नहीं कर पाता है। तो लेकिन क्या होता है, टू टेक द मेडिसिन और टू गिव इन द मेडिसिन, या मैं बोलूँ कोमा, अ पर्सन इन कोमा, रिस्पॉन्सेस, या ये मैं लिखूँ अ पर्सन इन कोमा, टू टेक द रिस्पॉन्स towards the medicine and regain in normal पोजीशन। यहाँ पे ये पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया कि कोमा कंडीशन में पर्सेंट क्या, कोमा कंडीशन में पर्सन जो होता है 90 to 99% क्या कर जाता है, इन डेथ स्टेज, मतलब लगभग मरने के बराबर होता है कोमा कंडीशन में, बिल्कुल उसका बॉडी कोई सेंस को रिसीव नहीं कर पाता है। लेकिन उस पर्सन को डेली मेडिसिन दिया जाता है, डॉक्टर डेली केयर करता है, तो 1% चांसेस रहता है कि वो फिर नॉर्मल कंडीशन में अपने आप को आ जाए। तो ऐसा चांसेस होता है 1%। तो बहुत सारे पर्सन कोमा कंडीशन में तो डेथ कर जाते हैं, उनको कोई रिस्पॉन्स का जो फीलिंग नहीं हो पाता है। लेकिन मेडिसिन क्या कर रहा है, मेडिसिन देने पर वो पर्सन क्या कर रहा है, सही हो जा रहा है। ऐसा चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन कुछ पर्सन कोमा से सही हो जाते हैं, कोमा कंडीशन से सही हो जाते हैं, उनको डेली मेडिसिन दिया जाता है। तो मैंने क्या लिखा, अ पर्सन इन कोमा टू टेक द रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द मेडिसिन, कोमा टू टेक द रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द मेडिसिन, और उसको मेडिसिन देने के बाद से वो क्या कर जाता है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि उस कोमा कंडीशन में जो पर्सन है वो मेडिसिन के टुवर्ड्स क्या है, रेस्पॉन्स को ले रहा है या रेस्पॉन्स को दे रहा है, मेडिसिन से उसके बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है। तो ये जब भी होगा वो लिविंग के ही अंदर होगा, नॉन लिविंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने सेकंड का जो प्रॉपर्टीज लिखा, सेकंड कैरेक्टर लिखा, वो कौन सा है, कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्सिवनेस। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या लिखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड क्या लिखा, कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्सिवनेस। जो थर्ड प्रॉपर्टीज है उसको मैं डील कर दे रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसको थोड़ा देख लीजिए। जो थर्ड प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है,
all the functions take place inside the, या all the chemical reaction take place inside the body। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब ये सी हो गया, ये सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। मेटाबॉलिज्म ऑल द केमिकल रिएक्शंस, डिफिनीशन क्या होगा? ऑल द केमिकल रिएक्शंस, और इसी को बोल सकते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस टेक प्लेस inside the body are called as metabolic functions, are called as metabolism। आप सिर्फ डायरेक्ट लिख दीजिए मेटाबॉलिज्म। मतलब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल द केमिकल रिएक्शन, जैसे रिस्पिरेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो रिस्पिरेशन में क्या होता है? केमिकल एक्टिविटीज होता है। जैसे ग्लूकोज ब्रेक होता है, और ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद से लॉट अमाउंट में, बहुत वेरी लॉट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी को हमारे बॉडी का सेल यूटिलाइज करके फंक्शन को ऑपरेट करता है। जैसे हम बोले क्या कि जैसे हमको लोकोमोशन करना है, या मूवमेंट, बॉडी के अंदर लोकोमोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, या आप कोई वर्क ही घर में कर रहे हैं, फिजिकल वर्क, तो वर्क करने के लिए क्या चाहिए? बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो उस बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? एटीपी के फॉर्म में मिलेगा। और एटीपी कहाँ से प्रोड्यूस होगा? जब बॉडी के अंदर फूड क्या होगा? ब्रेक होगा। अब फूड किस फॉर्म में होगा? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो जब ग्लूकोज का एरोबिक रिस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, तो ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद से वाटर, CO2 और उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में होता है। आप लोग एटीपी पढ़े होंगे क्लास 9-10 में। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा एटीपी के बारे में। यहाँ पे हम लोग सिंपल टर्म समझते हैं पहले। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस inside the body of living beings, inside the body of living being, या ऐसे भी बोल सकते हैं inside the body are called as metabolism। और ये मेटाबॉलिज्म जो होता है ये दो टाइप का होता है, that is the two types। मेटाबॉलिज्म कितना टाइप का होगा? 2 टाइप्स का होगा। एक होगा कैटाबॉलिज्म और सेकंड होगा एनाबॉलिज्म। मैं यहाँ पे फर्स्ट कर दे रहा हूँ ऐसे। फर्स्ट जो है कैटाबॉलिज्म और सेकंड में कर दे रहा हूँ एनाबॉलिज्म। अब यहाँ पे देखेंगे कैटाबॉलिज्म को हम एक और नेम दे रहे हैं, ब्रेकिंग और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो कैटाबॉलिज्म में सिंपल क्या होता है? अ लार्जर मोलिक्यूल ब्रेक्स to form a smaller molecules and lot of energy released in this process। तो जो कैटाबॉलिज्म होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा कि एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगा? एटीपी के फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में हो सकता है, मैं अभी बताऊंगा। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है? दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यहाँ पे डिफिनीशन अगर दे दें कैटाबॉलिज्म का, सबसे पहले यहाँ पे कैटाबॉलिज्म का अगर हम डिफिनीशन का बात करें तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये भी एक डिफिनीशन का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस larger molecules break या broken down, larger molecules break to release a lot amount of energy and also
फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ, एग्जाम्पल में रिस्पिरेशन क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं यहाँ पे रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन क्या होता है आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग पढ़े भी होंगे 10th क्लास में। रिस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, लार्जर मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या करता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये आप 10th में पढ़े हैं रिएक्शन। ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, और कहाँ पे, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, बहुत सारा एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है, और ये ग्लूकोज ब्रेक होता है तो बनाता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस के फॉर्म में। और यही रिस्पिरेशन का क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है ना, CO2 गैस हमारे नोज के थ्रू बाहर निकल जाता है, हम लोग नोज के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं, रिसीव करते हैं, और CO2 क्या होता है, एवॉल्व होता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकल गया, और यहाँ पे ATP कितना, मतलब ATP 38 ATP मॉलिक्यूल रिलीज होता है, 38 ATP मॉलिक्यूल। और इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जो आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली ये पार्ट है एरोबिक रिस्पिरेशन का। किसका पार्ट है, एरोबिक रिस्पिरेशन का पार्ट है, एरोबिक रिस्पिरेशन। आपने रिस्पिरेशन का 2 टाइप पढ़ा होगा, दैट इज द 2 टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो एक्चुअली एरोबिक रिस्पिरेशन इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, और इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद क्या होता है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स क्या करता है, या 686 किलो कैलोरी एनर्जी को रिलीज करता है। और फिर इसके फॉर्म में जो हमारे नोज के थ्रू वाटर वेपर, ये जो H2O लिखे है ना, ये वाटर वेपर के फॉर्म में हमारे नोज या माउथ के थ्रू रिलीज होता रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको मालूम ही है कि रिस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज द CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या हो गया, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हो गया। ये क्या हो गया, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हो गया। अभी मैंने कैटाबोलिज्म का डेफिनेशन दिया है कि ये ग्लूकोज क्या है, ये लार्जर मॉलिक्यूल है, ये लार्जर मॉलिक्यूल हो गया। और यहाँ पे किस में ब्रेक हो रहा है, स्मॉलर मॉलिक्यूल में। तो आइए तो डेफिनेशन देखिए तो कैटाबोलिज्म का, इन दिस प्रोसेस लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक to release lot amount of energy and also form smaller molecules। ये लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक होकर एनर्जी रिलीज करता है, और उसके साथ साथ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को भी बनाता है। इसका अपोजिट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एनाबोलिज्म में जस्ट इसका अपोजिट आप डेफिनेशन दीजिए। एनाबोलिज्म में क्या होगा कि ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक किसको बोलेंगे, इस रिएक्शन को होने के लिए बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज्ड होता है। और एक और डेफिनेशन दे दूं, स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइंस और ज्वाइन टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल। स्मॉलर
molecules combined or joined to form a larger molecule, larger molecules। क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल ज्वाइंट होकर के लार्जर मॉलिक्यूल को बनाता है। और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल कर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, हायर प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा मैं इस पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे भी रिएक्शन लिख सकता हूँ। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, आप सब जानते हैं, इसको क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट बाई क्लोरोफिल। यहाँ पे क्लोरोफिल मेंशन कर देंगे। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये देखिएगा यहाँ पे कि जो ग्लूकोज होता है ये मेन प्रोडक्ट होता है। ग्लूकोज क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है, जबकि ऑक्सीजन क्या होता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है, गैस के फॉर्म में स्टोमाटा से बाहर निकलता है, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन के फॉर्म में यूज करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे जो ऑक्सीजन है ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। किसके फॉर्म में, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। और ग्लूकोज क्या होता है, ये मेन प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। तो अब स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कैटाबोलिज्म क्या होता है। कैटाबोलिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग प्रोसेस। इसमें लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के स्मॉलर मॉलिक्यूल को बनाता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकलता है। सो दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से एनर्जी बाहर की ओर निकलता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज इन दिस प्रोसेस। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं पॉइंट, एनर्जी रिलीज्ड आउट इन दिस प्रोसेस, एनर्जी रिलीज्ड आउट इन दिस प्रोसेस। एनर्जी इस प्रोसेस में क्या होता है, रिलीज होता है, जबकि एनाबोलिज्म में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। और मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे रिस्पिरेशन का, यहाँ तक ये रिएक्शन है, ये रिस्पिरेशन का, और ये फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन जो है अलग है। तो जो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होकर के लार्जर मॉलिक्यूल कौन सा बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स बना दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और वाटर वेपर भी रिलीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लार्जर मॉलिक्यूल किसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ग्लूकोज को, ये मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। इसमें लार्जर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। कैटाबोलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक हो करके स्मॉलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो मैंने यहाँ पे लिविंग के अंदर 3 कैरेक्टर्स का एक्सप्लेन किया। फर्स्ट क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड मैंने क्या बताया आप लोगों को, सेकंड कॉन्शियसनेस बताया, रिस्पॉन्सिवनेस बताया। थर्ड बताया क्या, मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। सेकंड, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में मैंने अभी डिस्कस किया। सेकंड जो होता है दैट इज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज उसको बोलेंगे जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर होगा, मतलब एक कॉमन कैरेक्टर है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर होगा। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेकंड। फर्स्ट था डिफाइनिंग, और डिफाइनिंग में मैंने 3 टर्म को लिया। अब हम लोग
मैंने फर्स्ट क्या बताया आपको, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में मैंने फर्स्ट बताया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड बताया कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्सिवनेस, थर्ड बताया मेटाबॉलिज्म। सेकंड हम लोग लेते हैं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, सेकंड लेते हैं हम लोग नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज इसका मतलब क्या है, नॉन डिफाइनिंग, इसका कोई डिफाइन नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि लिविंग के अंदर होगा, ये नॉन लिविंग के अंदर भी हो सकता है। नॉन डिफाइनिंग इसीलिए बोला गया कि ये फिक्स नहीं है, इसका लिमिटेशन नहीं है कि केवल लिविंग के अंदर होगा, नॉन लिविंग के अंदर भी होगा। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। दिस प्रॉपर्टीज फाउंड इन दिस properties are found in both living and non-living, living and non-living दोनों के अंदर होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा होगा। दो होगा, एक होगा ग्रोथ और सेकंड होगा क्या, रिप्रोडक्शन। इसके अंदर फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट एक या ये कर लीजिए ग्रोथ। ग्रोथ ये ऐसा एक प्रॉपर्टीज है, ये दोनों के अंदर होगा, लिविंग के अंदर भी होगा और नॉन लिविंग के अंदर भी होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं लिविंग का, ग्रोथ इन लिविंग बींग्स, growth take place in living being, growth takes place from inside to outside, इनसाइड टू आउटसाइड। लिविंग का मैं बात किया, सॉरी, लिविंग के अंदर जो होगा ग्रोथ जो होगा ना, वो अंदर से बाहर की ओर होगा, अंदर से कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। जैसे मैं बोलूँ, थोड़ा एग्जांपल लीजिए कि सपोज मान के चलिए कि छोटा सा कोई प्लांट है, यहाँ पे छोटा सा ये प्लांट का मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, छोटा सा प्लांट है। तो ये प्लांट डे बाई डे इसका मोटाई भी बढ़ता है, विड्थ भी बढ़ता है, ये इसका रूट हो गया, और धीरे धीरे इसका लेंथ भी क्या होता है, बढ़ता है। ये इसका लेंथ भी बढ़ता है और इसका धीरे धीरे विड्थ भी बढ़ता जाता है, धीरे धीरे क्या बढ़ता है, इसका विड्थ भी बढ़ते जाता है। तो आप देखिए कि स्टार्टिंग में ये इतना पतला था, बाद में इसका एरिया इतना हो गया। तो ये अंदर से बाहर की ओर बढ़ा ना, कि बाहर से अंदर आया, ऐसा नहीं, अंदर से बाहर गया है। तो लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होगा इन टू आउट होगा। ये सेंटर मान लीजिए, सेंटर से धीरे धीरे सेल डिवीजन होगा, होते गया, सेल यहाँ से साइज में बढ़ता गया, सेंटर से सेल क्या करते गया, बढ़ते गया, ये बढ़ते गया। तो इस तरह से क्या हो गया, प्लांट का लेंथ भी बढ़ गया और उसका विड्थ भी बढ़ गया। तो ये लिविंग के अंदर, तो लिविंग के अंदर क्या होता है, इन केस ऑफ plants growth is indeterminate, it means in plants growth takes place from whole life, growth take place to whole life, पूरी लाइफ में ग्रोथ होता रहता है। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कभी स्टॉप नहीं करता है, ग्रोथ डज नॉट स्टॉप इन केस ऑफ प्लांट्स इन एनी स्टेज और इन एनी टाइम पीरियड। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कभी भी स्टॉप नहीं करेगा, ये पूरी लाइफ स्पेन, होल लाइफ स्पेन यहाँ पे लिख सकते हैं, पूरी अपने जीवन काल में, पूरी अपने लाइफ में प्लांट्स के अंदर हमेशा ग्रोथ होता रहता है। बट इन केस ऑफ एनिमल, फर्स्ट यहाँ पे मैंने प्लांट के लिए लिया, एनिमल के केस में, इन केस ऑफ एनिमल्स
ग्रोथ इज लिमिटेड, ग्रोथ इज लिमिटेड। एनिमल के केस में ग्रोथ क्या होता है, लिमिटेड होता है, एक एज तक ही ग्रोथ होगा, पूरी लाइफ तक ग्रोथ एनिमल्स के अंदर नहीं हो सकता है। अब थोड़ा हम बात करें यहाँ पे, इस चीज़ को मैं थोड़ा और यहाँ पे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम ग्रोथ इन केस ऑफ नॉन लिविंग बीइंग, हम यहाँ पे सेकेंड कंडीशन ले रहे हैं, ग्रोथ इन केस ऑफ नॉन लिविंग, ग्रोथ इन केस ऑफ नॉन लिविंग, ग्रोथ इन केस ऑफ नॉन लिविंग takes place from out to inside, बाहर से इनसाइड नहीं, टेक प्लेस फ्रॉम आउटसाइड, ऐसे लिखिए, आउटसाइड लिखिए, ये बाहर की तरफ बढ़ता जाएगा। कैसे होगा, जैसे मैं बोलूं कि सपोज मान के चलिए ये बहुत छोटा सा एक स्टोन है, और वेरी स्मॉल स्टोन, यहाँ पे ये वेरी स्मॉल स्टोन ले रहे हैं, वेरी स्मॉल स्टोन, एक बहुत स्मॉल स्टोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये स्टोन देखेंगे कि धीरे धीरे साइज में धीरे धीरे क्या हो गया, ये कुछ साल के बाद इतना बड़ा हो गया। तो क्या हो रहा है, बाहर से बढ़ते जा रहा है ना, सेल के अंदर तो नहीं जा रहा है, इस स्टोन के अंदर तो नहीं घुस रहा है ना। स्टोन छोटा सा था तो उसके बाहर क्या हो गया, दूसरा स्टोन पार्टिकल, सेम पार्टिकल एग्रीगेट होता जाता है। जैसे सॉइल पार्टिकल हो गया, छोटा सा, मतलब सॉइल पार्टिकल, हम लोग छोटा सा सॉइल का एक ले ले, एक एग्रीगेशन कर ले सॉइल पार्टिकल को, और उसके ऊपर हम सॉइल को डालते जाएं, तो सॉइल का एक बहुत बड़ा अंबार लग जाएगा, बहुत बड़ा एक एग्रीगेशन, ह्यूज एग्रीगेशन हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ बढ़ते जा रहा है ना, अंदर की तरफ तो सॉइल अंदर की तरफ नहीं घुस रहा है ना, बाहर की तरफ भाग रहा है। तो हम लोग ऐसे देखेंगे, सपोज ये वेरी स्मॉल स्टोन है, वेरी स्मॉल स्टोन, तो सेम पार्टिकल इसके बाहर की तरफ क्या होता गया, एग्रीगेट होता गया। बहुत साल बाद, बहुत वेरी ईयर्स आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड स्टोन इंक्रीज इन अ वेरी लार्ज साइज। आफ्टर लॉन्ग पीरियड, ऐसे लिख दे, आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड स्टोन इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्रिएशन। मैंने क्या लिखा, आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड स्टोन इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज पार्टिकल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्रिएशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्रिएशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्रिएशन बोलते हैं। तो ये एक्रिएशन हो रहा है इसके अंदर, मतलब एक ही जैसे पार्टिकल इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, एग्रीगेट हो रहा है, एग्रीगेशन ऑफ सेम पार्टिकल्स टुवर्ड्स द डेड बॉडी और टुवर्ड्स द नॉन लिविंग, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एक्रिएशन। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्रिएशन। इसका मतलब ये हो गया ना कि सेम पार्टिकल उसके बाहर की तरफ एक्यूमुलेट होता गया और उसका साइज क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो ये मैंने देखिए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट लिया, ए ग्रोथ। जो सेकंड जो कैरेक्टर होता है, सेकंड बी कर लेते हैं हम लोग, बी, और बी को थोड़ा हम लोग अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये तो मैंने ग्रोथ के बारे में बताया। एक और मैं कैरेक्टर ले रहा हूँ जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये क्या है,
यहाँ पे देखिएगा बी जो पार्ट है, बी, इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। तो आप रिप्रोडक्शन के बारे में तो बहुत अच्छा जानते हैं। रिप्रोडक्शन जो होगा ना, ये लिविंग के अंदर ही होगा। जैसे मैं बोलूँ नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन होने का चांस ही नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केस है। फाउंड इन नॉन लिविंग बींग्स दिस प्रोसेस फाउंड इन लिविंग बींग्स। ये क्या होगा, लिविंग बींग्स के अंदर होगा क्या, रिप्रोडक्शन। जैसे फर्टाइल, लेकिन लिविंग बींग का बात करेंगे, फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स, एक बात टर्म यहाँ पे लिख रहे हैं, फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड्स, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है कौन, फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स। इन फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स, इन केस ऑफ इनफर्टाइल organisms they do not reproduce to its own type। ये जो इनफर्टाइल होता है, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन, एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल यहाँ पे इनफर्टाइल ह्यूमन, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, एग्जाम्पल इनफर्टाइल ह्यूमन। जो इनफर्टाइल ह्यूमन होगा उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं बोलूँ इनफर्टाइल का मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही वे में काम नहीं कर रहा है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन सही टाइम में नहीं हो रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है, तो ह्यूमन क्या है, स्टेराइल है, या मैं बोल सकता हूँ इनफर्टाइल है। तो क्या है, लिविंग तो है लेकिन इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होगा ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। इन केस ऑफ एस्टेराइल ऑर्गेनिज्म, चलिए एस्टेराइल ऑर्गेनिजम्स का मैं बात करूं, एस्टेराइल उसको बोलेंगे जिसके अंदर गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग दो एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल है इन केस ऑफ म्यूल। चलिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, म्यूल जो होता है ना, ये बहुत हार्ड वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये क्या होता है, हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन और हाइब्रिड ऑफ मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। तो मतलब फीमेल हॉर्स और मेल डंकी का जो कॉम्बिनेशन होता है ये म्यूल होता है, और ये एस्टेराइल होता है। ये फिर आगे चल के फ्यूचर में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं हो सकता है। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, हीनी, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, हीनी। तो हीनी क्या है, हाइब्रिड ऑफ मेल हॉर्स, इसका जस्ट अपोजिट करना है, हाइब्रिड ऑफ मेल हॉर्स एंड फीमेल डंकी। ये दोनों फीमेल डंकी और मेल हॉर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीनी बोलते हैं। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, फीमेल वर्कर इन केस ऑफ हनी बी। थर्ड एग्जांपल, फीमेल वर्कर्स इन केस ऑफ हनी बी। हनी बी के केस में जो फीमेल वर्कर होता है, फीमेल वर्कर, ये क्या होता है, एस्टेराइल होता है, एस्टेराइल। ये लाइफ में कभी रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे रिप्रोडक्शन का नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्यों लिखा, होगा तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा,
लेकिन यहाँ क्या होगा, कुछ स्टेरिलिटी का कंडीशन मैंने दिखाया, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है, म्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन लाइफ में रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ये मर जाएगा, डेथ कर जाएगा। हीनी है, ये लाइफ में कभी भी रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं हो सकता है। एस्टेराइल होता है इन केस ऑफ हनी बी में फीमेल वर्कर जो है, फीमेल हनी बी है, ये स्टेराइल होता है, वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। एक और एक्सेप्शनल केस मैं आपको बता दूं, वायरस का बात आप कर लीजिए। वायरस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो जब बॉडी से बाहर आता है वायरस तो कैसे बिहेव करता है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो किस तरह बिहेव करता है, लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को लिविंग के बारे में एक्सप्लेन किया है कि लिविंग आप किसको बोल सकते हैं। क्लास 9-10 से रिलेटेड टॉपिक बिल्कुल सेम। अब मैंने थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन बता दिया, थोड़ा सा डिटेल स्टडी करा दिया आप लोगों को, कुछ नया टर्म इसमें बता दिया कि लिविंग के अंदर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होता है और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होता है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा आ जाएगा, मैंने बताया। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में 3 प्रॉपर्टीज होता है लिविंग के अंदर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड कॉन्शियसनेस, थर्ड होता है मेटाबॉलिज्म। नॉन डिफाइनिंग में 2 ही होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो आज के वीडियो में इतना ही रहा। लिविंग का मैंने एक्सप्लेन किया, लिविंग किसको बोलते हैं, लिविंग के अंदर क्या क्या कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे हम लोग बायोडाइवर्सिटी, नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके बाद पढ़ेंगे 3 डोमेन्स। ये सब धीरे धीरे हम लोग टॉपिक को क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।